हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की ब्यूटीफुल एसपी पीजीटी कॉमर्स के ये प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर रही थी मॉक टेस्ट। उससे आप लोग की प्रिपरेशन जो आप लोग कर रहे हैं साथ साथ प्रैक्टिस सीरीज करते जाइए, जिससे आपको ये पता चले कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कहाँ पर आपको ज़्यादा तैयारी करनी है। और साथ ही जो यूपी टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं उनके भी एग्जाम्स आप लोग के हो सकते हैं मार्च अप्रैल में, तो उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट है ये। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरी आपकी 1000 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, जिसके अलग अलग पार्ट्स आते रहेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था, और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि देश में पर्यावरण प्रदूषण के लिए क्या उत्तरदायी है। सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जब बात हो रही है कि पर्यावरण प्रदूषण की, तो देश में अगर एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का पोल्यूशन आ रहा है तो उसके लिए दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। औद्योगिकरण जैसे जैसे मशीन बहुत ज़्यादा उद्योग लगाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज एरिया आ रहा है, साथ साथ उनके कुछ धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, जो चिमनियाँ लगी होती हैं, वेस्टेज होता है जो कि नहरों में नदियों में जाता है। तो इस तरह से वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करती हैं। और नगरीकरण नगरीकरण करने के लिए क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ से जो खेती है वो समाप्त की जा रही है, जंगलों को काटा जा रहा है। इस वजह से भी क्या है, क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा रिसोर्स होते हैं, नेशनल के पेड़ बहुत बड़ा रिसोर्स होते हैं। पेड़ों से ही आपकी बहुत सी चीज़ें जो होती है, एनवायरनमेंट भी क्लीन रहता है। तो इसलिए नवीकरण भी एक रीज़न बन जाता है पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने का। तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 26 क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो जब इन्वायरमेंट की हम बात करें कि कौन सी चीज़ें हैं जो पॉल्यूट करती हैं, तो वहाँ पर एयर पोल्यूशन भी इंक्लूड होगा, वाटर पोल्यूशन भी, और ध्वनि प्रदूषण जो होता है साउंड, वो भी इंक्लूड होगा। तो तीनों ही इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन के लिए वित्तीय संसाधनों के स्रोत हैं घाटे की वित्तीय व्यवस्था, कराधान, विदेशी ऋण में सहायता, उपयुक्त सभी। तो भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है, तो वहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बनती हैं, वित्तीय संसाधन होते हैं। जब हम बात वित्तीय संसाधनों की करेंगे तो वहाँ पर घाटे की वित्तीय व्यवस्था, इंडिया में हिनार प्रबंध भी जिसको बोला जाता है, घाटे का बजट या घाटे की वित्तीय व्यवस्था बोला जाता है। इसमें कि क्या रहेगा, इनकम कम रहती है और आय जो है, इनकम कम होती है और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यानी कि आय कम हो रही है, व्यय ज़्यादा हो रहे हैं। भारत में मोस्टली आपका एक एक दो बार ही बजट जो है वो संतुलित या फिर अधिक का सरप्लस का रहा है। मोस्टली बजट जो है वो घाटे का ही होता है। तो यहाँ पर घाटे की वित्त व्यवस्था भी की जाती है। कराधान करों के माध्यम से, आज के टाइम में तो आप देख रहे होंगे, एक तो जीएसटी के का भी कर होता है, जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और फिर इनकम टैक्स होता है। बहुत से टाइप के टैक्सेस जो होते हैं वो लगाए जा रहे हैं, वो भी एक स्रोत होते हैं इनकम का। गवर्नमेंट की विदेशी ऋण में सहायता, आवश्यकता होने पर हम वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर अलग अलग कंट्रीज से लोन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही क्या है, वित्तीय संसाधन होते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में किस क्षेत्र की विकास गति सर्वाधिक है। कृषि, विनिर्माण, सेवाएं, इनमें से कोई नहीं। अगर हम आज के टाइप में, क्योंकि इंडिया जो है वो एक क्या है, विकासशील देश है, हम डेवलपमेंट के स्टेज पे हैं, हम विकास कर रहे हैं। तो इस स्टेज पे हमारे देश में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि सर्वाधिक इस टाइम पर विकास की गति पर है। तो जो सबसे ज़्यादा इस पर है वो आपका सर्विस सेक्टर है, सेवाएं। प्रोडक्शन करना, तो वस्तुओं को, किसी प्रोडक्ट को, गुड्स को बनाना, और साथ ही सर्विसेज दो टाइप्स की रहती है। तो आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे या आप कुछ सर्विस दे रहे होंगे। तो आज के टाइम में जो आपका सर्विस सेक्टर है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। सारी जितनी भी आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, आप बैंक के थ्रू करते हैं, सब आप ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन ही हम लोग चीज़ों को परचेज कर रहे हैं, ऑनलाइन ही हम का पेमेंट भी करते हैं। तो जिस वजह से क्या है, जो सर्विस सेक्टर है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में लाइसेंसिंग अनिवार्यता वाले कितने उद्योग हैं। 6, 5, 17, 12। लाइसेंसिंग प्रणाली
जब आपकी 1991 की जो 1991 की औद्योगिक नीति आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, तो वहाँ पर लाइसेंस में काफ़ी उदारीकरण, क्योंकि उदारीकरण भी उसकी एक नीति का हिस्सा था, तो वहाँ पर बहुत सी ऐसे थे उद्योग जिनके ऊपर से लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था। सिर्फ कुछ ही उद्योग रह गए थे जिसमें कि लाइसेंस लेना अनिवार्य था। तो करंट में अगर हम देखें कि कितने उद्योग हैं, तो वो हो जाएंगे 5 उद्योग। 5 ऐसे उद्योग हैं जहाँ पर लाइसेंस लेना अनिवार्य है। कौन से वो 5 उद्योग हैं जिसमें आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है? तो 5 आपके उद्योग हैं जिसमें कि लाइसेंस लेना कंपलसरी है। वो हो जाएंगे, एक जो मादक से या जो शराब का बिजनेस होता है उससे रिलेटेड, या फिर जो तंबाकू या सिगरेट के उससे रिलेटेड होते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, या फिर जो सेफ्टी इक्विपमेंट बनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड है, या फिर जो विस्फोटक सामग्री बनाई जाती है उससे रिलेटेड। इसके अलावा जो रसायन संबंधी कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं, तो उसके लिए भी लेना कंपलसरी होता है। तो ये 5 उद्योग हैं जहाँ पर लाइसेंस अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 21 मार्च 1991 को, 15 सितंबर 1991 को, 24 जुलाई 1991 को, 2 अगस्त 1991 को। ऐसे अभी मैंने आप लोग को बताया ही था कि जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो औद्योगिक नीति 1991 है, इससे ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो आपकी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने शामिल किए थे, इसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो अभी मैंने सन तो बताया था आप लोग को 1991 में, लेकिन लागू इसे कब की गई थी या कब घोषणा की गई थी इसकी? तो इसकी जो घोषणा की गई थी वो 24 जुलाई 1991 को की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1991 की नई औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी अवरोधों को दूर करना, भारतीय उद्योगों की नौकरशाहों से मुक्त करना, सार्वजनिक उद्यमों को समाप्त करना, MRTC एक्ट के अपराधियों को दंड देना। तो जो नई आपकी पॉलिसी है 1991 की, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि किस तरह से हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दें, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कहा जाता है शॉर्ट में FDI बोलते हैं, कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, इसके लिए अवरोधों को दूर किया गया था। तो क्या अवरोध थे? जैसे कि कस्टम ड्यूटी को हटाना, बहुत सी चीज़ें फिर से कम कर दी गई, हटा दी गई, या कुछ स्पेशली जो निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट के लिए ही कुछ ऐसी भी कंपनीज है जो काम करती हैं, सिर्फ एक्सपोर्ट करती हैं, वो जो कुछ बनाती हैं वो देश के क्षेत्र में आती हैं, जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। तो वहाँ पर उन लोगों के लिए था कि उनको टैक्स नहीं देना होता है, या फिर अगर वो कुछ इम्पोर्ट कर रही हैं उस वस्तुओं को बनाने के लिए, तो इस तरह कस्टम ड्यूटी नहीं ली जाती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ने उदारीकरण की नीति अपनाते हुए बहुत सी चीज़ों को किया था। साथ ही बहुत सी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में दे दी गई थी, जैसे कि विदेशी व्यापार को बढ़ाया जा सके, ग्लोबलाइजेशन की नीति आई थी, वैश्वीकरण। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, उसके अवरोधों को दूर करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन काल के दौरान भारत की विदेशी सहायता पर निर्भरता है, घटी है, बढ़ी है, स्थिर है, घटती बढ़ती रही है? तो यहाँ पर जब नियोजन काल की बात की जा रही है, तो उस टाइम पर, क्योंकि हम एक डेवलपमेंट कंट्री हैं, विकासशील देश है, तो यहाँ पर विदेशी सरकार पर यानी कि हमने लोन ज़्यादा लिया है, तो हमारी आत्मनिर्भरता क्या है? बढ़ी है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यमों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उपनिवेश आयोग कब गठित किया गया? 1996 में, 1994 में, 1991 में, 1998 में? यानी कि जो पब्लिक सेक्टर में एंटरप्राइजेस लगाए जाते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक आयोग जो गठित किया गया था, उपनिवेश आयोग, को कब गठित किया गया था? तो वो गठित किया गया था 1996 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्या है ये आपका विनिवेश आयोग, इसको उपनिवेश बोलें या विनिवेश बोल सकते हैं। तो ये आयोग क्या है? तो ये आयोग जो है ये भारत सरकार ने भारत सरकार का जो उद्योग मंत्रालय था उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी 1996 में। इसका काम क्या था कि जनादेश बाजार के विकास के माध्यम से जो सार्वजनिक उपक्रम है उनको बढ़ावा देना, उनमें विनिवेश को बढ़ावा देना, PSUs जो होते हैं उनको बढ़ावा देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी आयात निर्यात नीति किस योजना में अपनाई गई? 7वीं योजना में, 8वीं योजना में, 6वीं योजना में या फिर 10वीं योजना में?
तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने पंचवर्षीय योजनाओं से कई क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उदारवादी आयात निर्यात की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की जो नीति थी वो किस योजना में आई थी? वो आई थी आपकी 8वीं योजना में। जो 8वीं योजना बनाई गई थी पंचवर्षीय, इसमें इसको इंक्लूड किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजनाकारों ने भारत में नियोजन प्रक्रिया के 4 मूल उद्देश्य निर्धारित किए हैं, इनमें से कौन उन 4 में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि क्या चीज इसमें इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट है, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आयों के उच्च स्तर प्राप्त करने हेतु उत्पादन को अधिकतम करना, पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, आय व संपत्ति के वितरण में समानता लाना, एक साम्यवादी समाज की स्थापना करना। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा था कि जो भारत में नियोजन प्रक्रिया है, तो इसके जो 4 मूल उद्देश्य हैं निर्धारित किए गए हैं, तो इसमें कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति या फिर राष्ट्रीय आय को बढ़ावा दिया जाए, उत्पादन को अधिकतम किया जाए, इसको भी शामिल किया गया है, और रोजगार को भी शामिल किया गया है, और एक साम्यवादी समाज की स्थापना को भी शामिल किया गया है। क्या नहीं है? आय व संपत्ति के वितरण में समानता लाना, ये उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि आपसे पूछा था कि 4 उद्देश्यों में से कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका आय व संपत्ति के वितरण में समानता। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि और रोजगार के बीच सदैव सकारात्मक संबंध नहीं होता, इस अवधारणा को सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया था? कि आर्थिक समृद्धि यानी कि हम इकोनॉमिकली तो आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, और जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, इसके बीच में जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही हो, कि अगर आर्थिक वृद्धि हो रही तो रोजगार भी बढ़ रहा हो। सकारात्मक संबंध नहीं है। इसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसको एक्सेप्ट किया गया था? तो वो हो जाएगा जो आपकी चौथी फोर्थ पंचवर्षीय योजना थी, उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951 में जब नियोजन प्रक्रिया आरंभ हुई थी, तब देश में केंद्र सरकार के उपक्रमों की संख्या थी। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पर केंद्र सरकार के कितने उपक्रम थे, या केंद्र सरकार के अंडर में कितने इंटरप्राइजेस थे? आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने थे? 7 इंटरप्राइजेस थे जो केंद्र सरकार के अधिकार में थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में गठित दत्त समिति अर्थव्यवस्था के किस मुद्दे से संबंधित थी? औद्योगिक नीति, औद्योगिक स्थानीयकरण नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये समितियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी जरूर से देख लीजिएगा कि बैंक से रिलेटेड कौन सी समिति है, नियोजन से रिलेटेड कौन सी समिति है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि दत्त समिति की बात की गई है, तो किससे रिलेटेड है या किस क्षेत्र में उसको बनाया गया था? तो वो औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति से रिलेटेड थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। उनकी योजना कितनी वर्ष में थी? आपको बताना है जो उन्होंने योजना बनाई थी नियोजन की, वो उसका वर्ष कितना था, कितने वर्ष की थी? तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि वैसे तो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं वो 5 वर्ष की रहती हैं, लेकिन ये जो योजना थी नियोजन की उन्होंने प्रस्तुत की थी, वो 10 वर्षीय थी, 10 ईयर्स की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना कब हुई? 1938 में, 1942 में, 1947 में, 1951 में। तो एनपीसी भी इसके साथ में बोल सकते हैं। तो इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये समिति जो बनाई गई थी, तो ये 1938 में पहली बार बनाई गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसको बनाया था, इसको समिति की स्थापना की थी। और ये किस उद्देश्य से बनाई गई थी? तो ये इसका उद्देश्य था कि जो राष्ट्रीय आय है इसको इसका उद्देश्य था कि 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किस तरह से किया जाए कि इससे इसी अवधि में जो राष्ट्रीय आय हो वो 3 गुना हो जाए। इस परिकल्पना से की गई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे। तो यहाँ पर पूछता है कि अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, BPRB राव, PC महालनोबिस। तो अभी मैंने आप लोग को बताया ही इसकी अध्यक्ष पद पर कौन था, तो कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1940 में, 1942 में, 1947 में या फिर 1949 में? ये बन तो गई थी 1938 में, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी पहली बार वो कब की गई थी? वो 1949 में की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि बनी थी स्वतंत्रता से पूर्व। स्वतंत्रता हमको मिली है 1947 में, स्वतंत्र होने से पूर्व ही इसकी को गठित कर दिया गया था, लेकिन इसने पहली बार जो रिपोर्ट अपने प्रस्तुत की थी वो 1949 में स्वतंत्रता मिलने के बाद की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पथकृषि योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? उद्योग, कृषि, ऊर्जा उत्पादन, परिवहन। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर कृषि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो पहली योजना बनाई गई थी पंचवर्षीय, वहाँ पर कृषि को, एग्रीकल्चर को सबसे पहले स्थान दिया गया था, क्योंकि इसी को बढ़ावा दे करके ही हम आगे बढ़ सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? मार्च 1948, मार्च 1949, मार्च 1950 या फिर मार्च 1951? यहाँ पर जो योजना आयोग है इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था मार्च 1950 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।